स्वागत है आप सभी का। दूरदर्शन समाचार आप देख रहे हैं और सुबह की ताजा तरीन खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं कृतिका। और चलिए बुलेटिन की करते हैं शुरुआत और सबसे पहले देखते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। तेलंगाना में विधानसभा की 119 सीटों पर मतदान जारी, सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था। सत्तारूढ़ भारत राष्ट्र समिति, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच त्रिकोणीय मुकाबला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से करेंगे संवाद। महिला नेतृत्व में विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए प्रधानमंत्री महिला किसान ड्रोन केंद्र का भी करेंगे शुभारंभ। रोजगार मेले के तहत प्रधानमंत्री मोदी आज विभिन्न सरकारी विभागों एवं संगठनों में 51,000 से ज्यादा नवनियुक्त कर्मियों को करेंगे नियुक्ति पत्र वितरित। देश भर के 37 स्थानों पर रोजगार मेले का होगा आयोजन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व जलवायु शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज दुबई की 2 दिवसीय यात्रा पर होंगे रवाना। COP28 में जलवायु परिवर्तन की साझा चुनौती से निपटने की रणनीति और सामूहिक प्रयासों पर होगी चर्चा। इजरायल के साथ संघर्ष विराम की शर्तों के तहत हमास ने गजा से 16 और बंधकों को मुक्त किया। वहीं युद्ध विराम और मानवीय सहायता के मुद्दों पर बात करने के लिए अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन इजरायल के दौरे पर। और यूएफा चैंपियंस लीग से बाहर होने के कगार पर मैनचेस्टर यूनाइटेड। आर्सेनल और पीएसवी ने अंतिम 16 में बनाई अपनी जगह। रियल मैड्रिड ने नेपोली को 4-2 से हराया। और हेडलाइंस के बाद चलिए अब खबरों में विस्तार से बात करेंगे और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की बड़ी खबर के साथ, जिस पर आज दिन भर हमारी नजर रहेगी। दरअसल तेलंगाना की 119 सदस्यों वाली विधानसभा सीटों पर आज मतदान हो रहा है और मतदान सवेरे 7 बजे से शुरू हुआ, जो कि शाम 5 बजे तक चलेगा। वहीं वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित 13 निर्वाचन क्षेत्रों में शाम 4 बजे तक वोट डाले जाएंगे। चुनाव में 2,290 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। राज्य में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए राज्य की विशेष पुलिस की 50 कंपनियां और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के 375 कंपनियां तैनात की गई। इसके अलावा पड़ोसी राज्यों के 23,000 से ज्यादा होमगार्ड और 45,000 पुलिसकर्मियों को भी तैनात किया गया है। वहीं केंद्रीय बलों की तैनाती विशेष रूप से 12,000 से ज्यादा संवेदनशील मतदान केंद्रों पर की गई। मॉडल मतदान केंद्रों के अलावा चुनाव अधिकारियों ने विशेष रूप से हैदराबाद जिले में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के संकल्प के साथ ही पूरी तरह से महिला संचालित और पूरी तरह से दिव्यांग संचालित मतदान केंद्र भी स्थापित किए हैं। वहीं तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए जारी वोटिंग के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर मतदाताओं से ज्यादा संख्या में मतदान करने की अपील की है। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, मैं तेलंगाना की अपनी बहनों और भाइयों से रिकॉर्ड संख्या में मतदान करने और लोकतंत्र के त्योहार को सशक्त बनाने का आह्वान करता हूं। पीएम ने विशेष रूप से युवा और पहली बार मतदान करने वाले मतदाताओं से अपने मताधिकार का प्रयोग करने का भी आग्रह किया। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह करीब 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से बातचीत करेंगे। विकसित भारत संकल्प यात्रा पूरे देश में सरकार की प्रमुख योजनाओं की संपूर्ण पहुंच सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शुरू की गई है। महिलाओं के नेतृत्व में विकास सुनिश्चित करना प्रधानमंत्री का निरंतर प्रयास रहा है। इस दिशा में एक और कदम उठाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री महिला किसान ड्रोन केंद्र का शुभारंभ करेंगे। ये केंद्र महिला स्वयं सहायता समूहों की ड्रोन जो है वो प्रदान करेगा, ताकि वो इस तकनीक का इस्तेमाल करके आजीविका सहायता के लिए कर सके। अगले 3 सालों के दौरान महिला स्वयं सहायता समूहों को 15,000 ड्रोन उपलब्ध कराए जाएंगे। वहीं महिलाओं को ड्रोन उड़ाने और इस्तेमाल करने के लिए जरूरी प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। ये पहल कृषि में प्रौद्योगिकी के उपयोग को प्रोत्साहित करेगी।
वहीं कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री एम्स देवघर में ऐतिहासिक 10,000वें जन औषधि केंद्र को समर्पित करेंगे। इसके अलावा पीएम देश में जन औषधि केंद्रों की संख्या 10,000 से बढ़ाकर 25,000 करने के कार्यक्रम की भी शुरुआत करेंगे। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रोजगार मेले के तहत 51,000 से ज्यादा नियुक्ति पत्र वितरित करते हुए नजर आएंगे। विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में नव नियुक्त कर्मियों को नियुक्ति पत्र वितरित किया जाएगा। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नव नियुक्त कर्मियों को संबोधित भी करेंगे। ये रोजगार मेला देश भर के 37 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा, जहां देश भर से चुने गए नए कर्मचारी सरकार के राजस्व विभाग, गृह मंत्रालय, उच्च शिक्षा विभाग, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, वित्तीय सेवाएं विभाग, रक्षा मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और श्रम और रोजगार मंत्रालय सहित विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में सेवाएं देंगे। ये रोजगार मेला रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। नवनियुक्त कर्मी प्रधानमंत्री के विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने में अपना अहम योगदान देंगे। नवनियुक्त कर्मी ऑनलाइन मॉड्यूल कर्मयोगी प्रारंभ के माध्यम से स्वयं को प्रशिक्षित भी करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व जलवायु शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए आज 2 दिन की यात्रा पर दुबई के लिए रवाना होंगे। अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने आए विश्व के कुछ नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। G20 की भारत की अध्यक्षता के दौरान जलवायु परिवर्तन प्राथमिकता का क्षेत्र रहा है और नई दिल्ली घोषणा में कई महत्वपूर्ण उपायों की भी बात कही गई है। COP28 सम्मेलन में इस दिशा में भारत की सफलताओं को साझा करने का मंच उपलब्ध होगा। ग्लासगो में आयोजित COP28 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने जलवायु परिवर्तन की दिशा में भारत के अभूतपूर्व योगदान का उल्लेख करते हुए 5 विशिष्ट लक्ष्य पंचामृत की घोषणा की थी। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर पर्यावरण के लिए जीवन शैली मिशन की भी घोषणा की थी। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन घोषणा से जुड़े पक्षों का उच्च स्तरीय 28वां सम्मेलन COP28 संयुक्त अरब अमीरात की अध्यक्षता में हो रहा है। COP28 जलवायु परिवर्तन की साझा चुनौती से निपटने की रणनीति और सामूहिक प्रयासों पर चर्चा का एक मंच है। वहीं अबू धाबी में सबसे बड़े हिंदू मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। दूरदर्शन से बात करते हुए BPAS के स्वामी ब्रह्म विहारी ने कहा कि ये मंदिर दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक संबंधों को और मजबूत करेगा। साथ ही उन्होंने जलवायु परिवर्तन की चुनौती से निपटने के संदर्भ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को भी सराहा। यूए में बड़े तौर पर अगर देखा जाए हिंदू समाज इस वक्त फल फूल रहा है। जाहिर सी बात है, मेहनत भी है और साथ ही साथ काम है, दोनों चीज़ें चल रही है। और इस वक्त अगर देखा जाए ये रिकग्निशन अनेक स्तर पर हो रहा है। लेकिन यहाँ पर एक खास बात ये भी है कि इस वक्त यूएई में एक बड़े मंदिर निर्माण का काम चल रहा है। बैप्स हिंदू मंदिर, जो कि आप देख पाएंगे सबसे बड़ा मंदिर होगा ये, और आने वाले समय में ये मंदिर जो है ये भी इनॉग्रेट यहाँ पर किया जाएगा। इस वक्त हम दुबई में COP28 का सम्मेलन है, तो ऐसे में किस प्रकार से पर्यावरण के लिहाज से भी ये महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि हमारे साथ है बैप्स के स्वामी ब्रह्म विहारी जी सर। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस वक्त अगर देखा जाए यूएई और भारत के संबंध काफ़ी दृढ़ हो चुके हैं, और ये उसका ही मुजाहिदा है कि हम देख पा रहे हैं एक बड़ा मंदिर का काम यहाँ पर चल रहा है, निर्माण का काम चल रहा है। आने वाले समय में दोनों देशों की यही अगर देखा जाए तो संबंध काफ़ी और दृढ़ होंगे इससे भी। देखो, ये दोनों देशों का जो अच्छा संबंध है दोनों लीडर्स के वजह से है, और both our honorable Prime Minister Shri Narendra Bhai Modi and His Highness Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, they have struck a very deep friendship, and this is the proof what friendship can do. दोनों देश सिर्फ नज़दीक आए ऐसा नहीं है, कल्चर्स नज़दीक आए हैं, कम्युनिटीज़ नज़दीक आई है, धर्म नज़दीक आया है, और इसकी वजह से पूरी दुनिया में भी एक माहौल ऐसा है कि वी कैन को एग्जिस्ट टुगेदर। भारत की संस्कृति की बात करें, भारत तो हमेशा पर्यावरण के लिए काफ़ी मुखर रहा है, और धरती तो हमारी माँ है, ये भारत की सीख है। तो ऐसे में जब
कई सारे देशों के नेता यहाँ पर उम्मीद होंगे, जब इकट्ठा होंगे और पर्यावरण की बात करेंगे, तो आपकी क्या उम्मीद है किस प्रकार से भारत जो है वो चमके इन सभी सितारों के बीच, इन सभी देशों के बीच, और अपनी आवाज जो है बुलंद रखे पर्यावरण को लेकर, जो बाकी देशों के लिए, ग्लोबल साउथ के लिए भी जो है एक महत्वपूर्ण आवाज होगी? देखो, मैं साफ अंतर से समझता हूँ एक बात, आइडियल्स आर वन थिंग, बट पुटिंग दोज आइडियल्स, गिविंग लाइफ टू देम. You may have a heart, but you need a heart that beats. India is one country. Of course, we have a heart for environment. But now that heart has to beat. And once that heart starts beating, 1 billion and more people for environment, by changing our lifestyles that actually restricts our consumers consuming less energy, and by changing a lifestyle which is more eco-friendly, that's the only way that the world will change. There cannot be a better time when we have a leader who is not just politically important, not just nationally, he has cultural, spiritual depth. Look at the wonders he has created in India, redeveloping the entire Kedarnath, the Mathura corridor, the Kashi corridor, and giving importance to the values that matter. I believe it will be a unique COP28 which will become the blueprint for the rest of the world. धन्यवाद स्वामी जी, आपसे जो ब्लेसिंग मिली है, जो आशीर्वाद मिला है, हम उम्मीद करते हैं कि इसका एक फलश्रुति अच्छी हो. जाहिर सी बात है, जब प्रधानमंत्री आएंगे, सब नेता यहाँ पर होंगे, तो एक ऐसा विकल्प निकले जो पूरे देश के लिए नहीं तो पूरी दुनिया के लिए जो है पर्यावरण के हित में हो, और इसके लिए जो आने वाला भविष्य है वो भी सुजलाम सुफलाम हो. शीर शिलार, टीडी न्यूज, दुबई. और वहीं भारत और संयुक्त अरब अमीरात के रिश्ते पिछले कुछ सालों से काफी मजबूत हुए हैं, और इसका प्रमुख कारण है दोनों देशों के शीर्ष नेतृत्व में अच्छे संबंध, साथ ही देशों में बढ़ता हुआ व्यापार. यूएई में प्रवासी भारतीय भी इस रिश्तों के बीच गर्माहट से खुश हैं. लुलु ग्रुप के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक MA यूसुफ अली के साथ एक विशेष इंटरव्यू में उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत विभिन्न क्षेत्रों में प्रमुख भूमिका निभा रहा है. अली ने न केवल संयुक्त अरब अमीरात में बल्कि वैश्विक स्तर पर सतत विकास के लिए अपनी कंपनी की प्रतिबद्धता पर भी प्रकाश डाला. लुलु ग्रुप के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक MA यूसुफ अली से शिशिर शेलार ने खास बातचीत की, आपको सुनाते हैं. भारत और यूएई के संबंध अगर देखा जाए तो और प्रगाढ़ हो रहे हैं, और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात देखी जाए तो जिस प्रकार से यहाँ पर जो NRI रह रहे हैं, उनका भी एक बड़ा तबका है जो कि भारत को ज्यादा इन्फ्लुएंस भी करता है. इस वक्त हमारे साथ है लुलु ग्रुप के चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर यूसुफ अली सर जी. सर, सबसे पहली बात तो संबंध की करते हैं कि किस प्रकार संबंध दोनों देशों के रहे, और उसमें अगर बात करें किस प्रकार से NRI जो है एक बड़ा कह सकते हैं कि इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशन है या फिर बड़ा काम करते हैं. जब भी नरेंद्र मोदी जी प्राइम मिनिस्टर आने का बाद अरब और इस्लामिक कंट्रीज का साथ रिलेशन बहुत स्ट्रांग है. अभी हिज हाइनेस शेख मोहम्मद बिन जायद द प्रेसिडेंट ऑफ यूएई एंड मोदी जी का पर्सनल रिलेशन भी बहुत स्ट्रांग है. अभी इंडिया इसने हिज हाइनेस ने प्रॉमिस किया था 75 बिलियन, ऑलरेडी 32 बिलियन ऑलरेडी इन्वेस्ट हुआ और भी इन्वेस्ट कर रहा है. और NRIs जो है, पहले NRIs को बहुत तकलीफ था इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए. हम लोग अहमदाबाद में जब भी NRI प्रवासी भारतीय दिवस था, उस टाइम हम लोग सब प्रवासी लोग मिलके बात किया था प्राइम मिनिस्टर से. वो बोले हम सब बात करके कैबिनेट में रख के हम लोग जो है NRI इन्वेस्टमेंट इजी करेगा. उसका बाद अभी नॉन रेजिडेंट इन्वेस्टमेंट इज ट्रीटेड एज डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट. बहुत बड़ा हम NRIs के लिए बहुत बड़ा काम है, क्योंकि कोई तकलीफ नहीं है, अभी इन्वेस्ट कर सकते हैं. इस वक्त हम COP28 के फोरम पर है, तो ऐसे में बिजनेस तो हो रहा है, लेकिन सस्टेनेबल बिजनेस हो रहा है कि नहीं, सबसे बड़ी बात है. क्योंकि आप अगर देखा जाए एक नजीर होगी पूरे इसमें जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो ऐसे में किस प्रकार से आप भी भारत में इन्वेस्ट तो कर रहे हैं, लेकिन सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट किस प्रकार से कर रहे हैं? देखो, ये सबका फर्ज है तो एनवायरमेंट प्रोटेक्ट करने के लिए हमारा कंपनी और हम पर्सनली भी इसमें ज्यादा इनिशिएटिव ले रहा है. कंपनी जो है ये सस्टेनेबल एनर्जी, एफिशिएंसी, ये जो पैनल सोलर पैनल में जाना, प्लास्टिक को अवॉइड करना, ये सब काम हम लोग भी बहुत तेजी से कर रहा है. और हम लोग स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ मिलके भी कर रहा है. जैसे हम लोग GCC में सब गवर्नमेंट के साथ मिलके हम लोग ये इनिशिएटिव ले रहा है. तो ये थे यूसुफ अली जी ने स्पष्ट कहा कि भारत में इन्वेस्टमेंट जरूर बढ़ेगा, लेकिन ये इन्वेस्टमेंट ग्रीन इन्वेस्टमेंट होगा. आने वाले समय में अगर देखा जाए जिस प्रकार से इनिशिएटिव भारत ले रहा है, उस पर भी ध्यान केंद्रित किया जाए तो देश को सुजलाम सुफलाम बनाने में एक महत्वपूर्ण योगदान होगा.
शेर शिलार, डीडी न्यूज, अबू धाबी। और चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और अन्य खबरों पर भी नजर डाल लेते हैं, जहां संसद का शीतकालीन सत्र आगामी 4 दिसंबर से शुरू हो रहा है और इस सत्र के सुचारू संचालन के लिए सरकार ने शनिवार को सर्वदलीय बैठक भी बुलाई है। ये सत्र 22 दिसंबर को संपन्न होगा और इस दौरान कुल 15 बैठकें होंगी। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि सरकार हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। सरकार ने विपक्ष से सहयोग की अपील की है ताकि संसद में रचनात्मक चर्चा हो सके। एक ऐतिहासिक घटनाक्रम के तहत बुधवार को मणिपुर के यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट ने केंद्र और राज्य सरकार के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। ये समझौता पूरे पूर्वोत्तर विशेषकर मणिपुर में शांति के एक नए युग की शुरुआत को बढ़ावा देने वाला है। पहली बार घाटी स्थित मणिपुरी हथियारबंद समूह हिंसा छोड़कर मुख्य धारा में लौटने और भारत के संविधान और देश के कानून का सम्मान करने पर सहमत हुआ है। ये समझौता न केवल यूएनएलएफ और सुरक्षा बलों के बीच विरोध को समाप्त करेगा, जिसने पिछली आधी शताब्दी से ज्यादा समय से दोनों पक्षों की ओर से बहुमूल्य जिंदगियां ली हैं, बल्कि ये समुदाय की दीर्घकालिक चिंताओं को दूर करने का अवसर भी प्रदान करेगा। मुख्यधारा में यूएनएलएफ की वापसी से घाटी स्थित अन्य सशस्त्र समूह भी आने वाले समय में शांति प्रक्रिया में हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहित होंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यूएनएलएफ के मुख्यधारा में लौटने का स्वागत किया है। अमित शाह ने कहा कि समझौता पीएम मोदी जी के सर्वसमावेशी विकास के दृष्टिकोण को साकार करता है। पूर्वोत्तर में युवाओं को बेहतर भविष्य प्रदान करने की दिशा में ये एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। वहीं मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने यूएनएलआई के साथ शांति समझौते का स्वागत किया। उन्होंने इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के प्रयासों की सराहना भी की। और अब बात विकसित भारत संकल्प यात्रा की। भारत सरकार की विकसित भारत संकल्प यात्रा उत्तराखंड के चमोली में भी चल रही है और इस यात्रा का मकसद लोगों को भारत सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी देना है और लोग इससे लाभान्वित भी हो रहे हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत सीमांत जनपद चमोली के मुख्यालय गोपेश्वर से जिले के विभिन्न न्याय पंचायतों के लिए जिलाधिकारी हिमांशु खुराना और नगरपालिका अध्यक्ष पुष्पा पासवान ने हरी झंडी दिखाकर विकास रथों को रवाना किया। जनपद की सभी 39 न्याय पंचायतों में स्वास्थ्य कैंप और बहुउद्देशीय शिविरों के माध्यम से लोगों को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है। कोई भी लाभार्थी ना छूटे, इस उद्देश्य से ये जो हमारी वैन्स हैं ये गांव-गांव रहेंगी और जो ऐसी महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं, चाहे उज्ज्वला योजना है, प्रधानमंत्री आवास है, तो जो भी लाभार्थी इसमें अभी कवर नहीं हुए हैं तो उनको 100% उनको सैचुरेशन करने का इसका उद्देश्य है। सरकारी योजनाओं का लाभ उठा रहे ग्रामीणों ने केंद्र और राज्य सरकार के कार्यों की प्रशंसा की। दूर दराज के इलाकों के लोगों को सरकार की कई योजनाओं का लाभ मिल रहा है। ये जन कल्याणकारी योजनाएं ऐतिहासिक पहल है और साथ ही ये जो हमारा सीमांत क्षेत्र है जनपद चमोली और वहाँ के जो दूर दराजों में कंदराओं में रहने वाले लोग हैं जिनको इसकी पर्याप्त जानकारियाँ नहीं रहती है, जानकारियों के अभाव के कारण जो है उनको विभिन्न जनहित कल्याणकारी योजनाओं को लाभ प्राप्त नहीं हो पाता है। तो ये केंद्र सरकार राज्य सरकार की जो ऐतिहासिक पहल है और हम सभी लोग इसकी भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं और मुझे लगता है कि इसका लाभ अवश्य पूरे जनमानस को मिलेगा। इस अभियान के तहत विभिन्न स्थानों पर स्वास्थ्य शिविर, आयुष्मान कार्ड शिविर, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना शिविर जैसी सेवाएं आयोजित की जा रही हैं। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां सरकार द्वारा जनहित में चलाई जा रही विकास परक योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से चलाई जा रही विकसित भारत संकल्प यात्रा उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर पहुंची। इस दौरान जहां लोगों को योजनाओं की जानकारी दी गई तो वहीं लाभार्थियों ने योजनाओं से मिले फायदे के बारे में भी बताया। आपको सुनाते हैं।
शाहजहांपुर के जिलाधिकारी ने कलेक्ट्रेट परिसर से विकसित भारत संकल्प यात्रा प्रचार वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये विकसित भारत संकल्प यात्रा जनपद शाहजहांपुर के 1069 ग्राम पंचायतों में भारत सरकार की योजनाओं जैसे किसान सम्मान निधि, स्वच्छ भारत मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना और जल जीवन मिशन जैसी विभिन्न योजनाओं की जानकारी LED प्रचार वाहन के माध्यम से जनता तक पहुंचा रही है। ग्राम मऊ खालसा में लाभार्थियों ने बताया कि केंद्र सरकार की तरफ से दी जाने वाली सुविधाओं का उन्हें लाभ मिल रहा है। सभी लाभार्थियों ने मोदी सरकार के कार्यों की जमकर प्रशंसा की। मऊ खालसा में रहते हैं। मोदी जी का आपका बहुत शुक्रिया, आपने गैस सिलेंडर दिया, बहुत आराम भी है। मुझे माननीय प्रधानमंत्री महोदय के द्वारा चलाई गई कृषि सम्मान निधि से 6,000 रुपए मासिक प्राप्त हो रहे हैं। ये योजना सन 2019 से चलाई गई है। इससे किसानों का काफी उत्थान हुआ है। साथ ही हमारी जरूरतों की सामग्री जैसे खाद, पानी, इनके लिए कर्ज लेना पड़ता था साहूकारों से, वो बंद कर दिया गया है। ये बहुत बढ़िया योजना है। माननीय प्रधानमंत्री जो भी योजना चलाएं इसी प्रकार से चलाएं ताकि बिचौलिया जो है बीच का खत्म कर दिया जाए। जब से मोदी जी की सरकार आई है बहुत बहुत लाभ मिला हम लोगों को। और जो है चूल्हा कभी ख्वाब में भी नहीं देखा था, अब तो बहुत ख्वाब में क्या सबके घरों में चूल्हे हैं, गैस हैं। गरीब आदमी के लिए उन्होंने बहुत सहायता करी है। इनकी हमेशा सरकार आती रहे और योजना बनाए और हम लोगों को मिले। मुझे प्रधानमंत्री जी की ओर से 6,000 रुपया वार्षिक मिल रहा है, जो हमें काफी सहयोग कर रहा है कृषि में। उसमें हमें खाद है, बीज है, ये सारी चीजें हम उसमें अपनी पूर्ति समय से कर लेते हैं। ये बहुत ही अच्छी योजना प्रधानमंत्री जी ने हम लोगों को दी है। हम छोटे किसान हैं, हम लोगों को ये जो है बहुत ही मदद करता है हम लोगों को। ये समय पर हम जब भी बीज या कोई भी चीज जरूरत पड़ती है, हमें 3 किस्तों में प्रधानमंत्री जी की ओर से सीधे हमारे बैंक खाते में जाता है। 6,000 रुपया हम लोगों को मिलता, 3 किस्तों में मिलता है। पहले जो स्थितियाँ ऐसी थी, टीन सेट में रहते थे सब, तो इस योजना में अब की प्रधानमंत्री की योजना में दौर से तो मेरा मतलब आवास भी आ गया है और आगे मतलब जो भी है वो भी सेवा मिलेगी। ठीक है, हम तो देखो मेरा कार्ड भी है, राशन भी मिलता है, बच्चों का पोषण जो है सही से गुजर बसर होती है साहब। पहले मैं बहुत परेशान रहती थी, मतलब पानी टपकता था, टीनों में रहती थी। अब जब से मुझे मकान मिला है, मोदी जी ने दिया है, मैं उनकी शुक्रगुजार हूँ। मैं बहुत आराम से रहती हूँ, मेरे बच्चे भी चैन सुकून से रहते हैं और बहुत मुझे सुविधा मिली है। सरकार के जनहितकारी कार्यों को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से विकसित भारत संकल्प यात्रा जनपद की सभी ग्राम पंचायतों में जाएगी। जिला प्रशासन द्वारा तय किए गए कार्यक्रम के अनुसार इस दौरान गांव में ग्राम प्रधान के साथ कई अन्य गणमान्य भी मौजूद रहेंगे। तो ग्रामीण स्तर पे जो हमारे कर्मचारी अधिकारी हैं वो भी जाएंगे बराबर, और सरकार की जो भी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनका प्रचार प्रसार करेंगे। तो 2047 में विकसित भारत कैसे होगा और क्या क्या योजनाएं चल रही हैं इसके बारे में बताएंगे। इसमें नोडल अधिकारी भी भारत सरकार से आ रहे हैं और लखनऊ से भी हमारे सीनियर अफसर आएंगे और इसको रिव्यू करेंगे। देश भर में चलाई जा रही विकसित भारत संकल्प यात्रा के कार्यक्रमों के तहत लोग विकसित भारत का संकल्प भी ले रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबर की, जहां इजराइल के साथ संघर्ष विराम की शर्तों के तहत हमास ने गजा से 16 और बंधकों को मुक्त कर दिया है। अधिकारियों के मुताबिक इसमें इजरायली और थाई नागरिक शामिल हैं और इसी पर कतर के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माजिद अल अंसारी ने एक बयान में कहा कि इसके बदले इजराइल ने 30 फिलिस्तीनी कैदी को रिहा करने का भी फैसला लिया है, जिसमें 16 नाबालिग और 14 महिलाएं शामिल हैं। हमास से रिलीज की गई एक वीडियो में महिलाओं को रेड क्रॉस को सौंपते हुए भी दिखाया गया है। और अब बात खेलों की, जहां यूएफा चैंपियंस लीग में मैनचेस्टर यूनाइटेड के आगे की राह अब मुश्किल हो गई है। बुधवार की देर रात मैनचेस्टर यूनाइटेड और गैलेस्ट्रे के बीच खेला गया मुकाबला 3-3 से ड्रॉ रहा। इस ड्रॉ के साथ ही ग्रुप ए में आखिरी पायदान पर आने के बाद अंतिम 16 में पहुंचने की मैन यू की उम्मीदें लगभग खत्म हो गईं। वहीं आर्सेनल और PSV की टीम अंतिम 16 में अपनी जगह पक्की करने में सफल हो गई। बुधवार को ही खेले गए अन्य मुकाबलों में आर्सेनल ने लेंस को 6-0 से हराने में सफलता हासिल की।
वहीं पीएसवी ने रोमांचक मुकाबले में सेविया को 3-2 के अंतर से हराकर अंतिम 16 में पहुंच गई, जबकि रियल मैड्रिड की टीम नेपोली पर 4-2 से जीत दर्ज करने में सफल रही। और इसी के साथ फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहिए डीडी न्यूज के साथ और ब्रेक के उस पर देखिए हमारा खास कार्यक्रम नया सवेरा।